हम गर्दिश गिरदाब अलम से नहीं डरते, तूफान है अगर आज किनारा भी तो होगा। इस विशाल मुल्क को संभालना किसी बड़े जहाज को चलाने जैसा है। जाहिर है किसी नौसिखिए का काम नहीं। कई मसले हैं, कई परेशानियां हैं। यहाँ की आवाम भी अलग अलग तरह की है। इन सभी के अंदर देश के प्रति सम्मान, एक निश्चित तौर की दूरदृष्टि विकसित करना एक बेहद कठिन कार्य है। इसे कुछ ऐसा समझा जाए कि जिस देश में लोगों को शौच घर के शौचालय में ही करना है, यह समझाने के लिए करोड़ों रुपए के कैंपेन चलाने पड़े, वहाँ लोगों को यह कैसे समझाया जाए कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा देश हमारा दोस्त है, कौन सा देश दुश्मन। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इसके लिए चाहिए होगी एक पहल, ऐसी पहल जो किसी भी वोट बैंक की राजनीति और किसी भी विशेष समुदाय का अपीजमेंट किए बगैर। कुछ ऐसी ही कोशिश हुई है पिछले गुरुवार को, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के नेताओं को दिल्ली में बुलाकर बैठक की। आज इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 20वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध करीब 1 साल 2 महीने तक चला और कुछ गलत फैसलों के चलते 1/3 से ज़्यादा कश्मीरी इलाकों से हमें हाथ धोना पड़ा। आज हमारे कश्मीर में से जो हिस्से टूट के पाकिस्तान की झोली में चले गए हैं, उन्हें वे आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से पुकारते हैं। वहीं कुछ इलाके अक्सई चीन के नाम से चीन के कब्जे में भी आ चुके। इन सब में दोष उनका नहीं जिन्होंने कब्जा किया, दोष हमारा है कि हमने यानी हमारी उस वक्त की सरकार ने कुछ बेहद लापरवाह रवैये इख्तियार किए, जब ये सारे इलाके हमारे किए जा सकते। गलतियां जारी रहीं। इन्हीं में से एक बड़ी गलती थी धारा 370 और 35 जैसी अस्थायी व्यवस्थाओं को जारी रखना, जो कि वहां के कुछ स्थानीय नेताओं के बड़े काम आई। उन्होंने अपने खजाने तो भरे, लेकिन वहां के युवाओं को न अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाए, न नौकरी दे पाए। मजबूरन पैसों की ज़रूरत के चलते वे गलत संगति में पड़े और वहां से उनके ब्रेन वॉश करने का रास्ता साफ हो गया। इन युवाओं को कश्मीरियत के नाम पर बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन इनके अंदर हिंदुस्तानी जज्बा कभी नहीं भरा गया। कश्मीर के नेता यह सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन इस राष्ट्रीय संप्रभुता में हो रहे आघात में उन्हें अपना फायदा और अपनी जेबें भरने का मौका दिखता रहा। अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाने वाले इन नेताओं ने कश्मीरी युवाओं के हाथ से किताबें छीनकर उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। जो सेना भारत के लोगों का गौरव है, वहां की आवाम उन्हें ही अपना दुश्मन मान बैठी। और यह सब कुछ हो रहा था उन 2 आर्टिकल के कारण, जिन्हें पिछले साल भारत सरकार ने फाड़ के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। यह काम काफी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कानून देश की प्रगति में जब बाधा बन जाए तो उसे बदलना ही वाजिब होता है। लेकिन ये सब उन लोगों को कैसे अच्छा लगता जिनकी राजनीति ही ऐसे कानूनों पर टिकी हो। और इस देश की संसद ने न सिर्फ उन 2 आर्टिकल को ख़त्म किया, बल्कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को भी अस्थायी रूप से होल्ड कर दिया। इससे वहां के राजनीतिक माहौल में भूचाल सा आ गया। लेकिन इस भूचाल के बाद वहां एक बवंडर भी आना था।
सरकार ने किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को या तो घर में नज़रबंद कर दिया गया या फिर उन्हें राजनीतिक हिरासत में भेज दिया गया। कई दिनों तक वहाँ इंटरनेट भी बंद हुआ, साथ ही हर गतिविधियों पर सरकारी तंत्र की कड़ी निगरानी भी बनी रही। इन सब घटनाओं से देश के दो पड़ोसियों के पेट में बहुत दर्द हुआ। बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो कौन से देश थे। जी हाँ, एक वो जिसने दुनिया को आतंक का नजराना पेश किया और दूसरा वो जिसने दुनिया को कोरोना जैसी घातक बीमारी दी। खैर, वापस आते हैं कश्मीर पर। तो बीते गुरुवार पीएम मोदी ने कश्मीरी नेताओं को दिल्ली बुलाया मिलने के लिए और इस एक तीर से दो निशाने भी लगा दिए। सबसे पहले तो जो लोग पीएम मोदी को लोकतंत्र का दुश्मन कहकर प्रोपेगेंडा फैलाते थे, उनके मुंह पर ताले लगा दिए। वो फिर चाहे पड़ोसी देश हो, पश्चिमी मीडिया हो या घर में ही बैठे कुछ विपक्षी। पीएम मोदी ने जता दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर जब जो कुछ करना है वह किसी बाहरी प्रभाव से नहीं बल्कि भारत के हितानुसार ही किया जाए। पीएम मोदी का दूसरा निशाना लगा कश्मीर के उन तथाकथित एक्टिविस्ट लोगों पर जिन्होंने खुद को कश्मीर का बेमियादी प्रतिनिधि समझ लिया था। इस मीटिंग में खुद पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। हालांकि मीटिंग में सभी नेताओं की बात सुनी गई, लेकिन सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बात स्पष्ट कर दी कि 370 और 35A को भूलकर अब कश्मीर के नेताओं को अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही यह भी कह दिया कि वे अब दिल और दिल्ली की दूरी कम करना चाहते हैं। लेकिन इस मीटिंग से निकलते वक्त कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, ये सुनिए। स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देने चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की सुई तो पाकिस्तान पर ही चिपक गई। उन्होंने मीटिंग से पहले भी पाकिस्तान का ही राग आलापा और मीटिंग से बाहर आने पर भी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, इस बात में कोई इनकार नहीं है कि समस्याएं और विवाद बातचीत से ही सुलझने चाहिए, लेकिन कभी कभी यह फॉर्मूला काम नहीं आता। हमने कई बार पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी सुई भी कश्मीर पर ही टिकी होती। जब दोनों देश कश्मीर को नहीं छोड़ सकते तो बातचीत की ज़्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती। यहाँ तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात आ जाती है। अब पाकिस्तान से बात करने में महबूबा जी का क्या एजेंडा है, ये तो वो ही बता सकती हैं। खैर, सुई अटकने की बात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुई भी 370 पर ही अटकी। सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला, जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। हालांकि ये कानून संसद द्वारा खत्म हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। मामले को विचाराधीन बताया जा रहा है और अब वही इसकी आखिरी उम्मीद होगी। लेकिन अगर वहां से भी इन नेताओं को निराशा हाथ लगती है तो फिर शायद यह लोग बाहरी सपोर्ट लेकर सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाथ तो उससे भी कुछ नहीं आना। इतनी उठापटक करने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि उन 2 आर्टिकल के बिना अब लोग जी रहे हैं और उनका जीवन बेहतरी की ओर अग्रसर है। कश्मीर की जनता को यह समझ आ चुका है कि यह कानून
में उनकी भलाई कम और उन 2 परिवारों की जेब भराई ज़्यादा थी। यही महबूबा जी थीं जिन्होंने कहा था कि 370 हटी तो वह घाटी में खून की नदियां बहेंगी। हाल यह है कि अब घाटी में खून की नदी तो छोड़ें, पत्थर तक नहीं उठ रहे। जनता कहीं की भी हो, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में परसिमन का काम भी शुरू हो गया है, जिससे ऐसे इलाके जहां जनसंख्या ज़्यादा है वहां का प्रतिनिधित्व और बेहतर हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके सभी क्षेत्र भारत की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। वहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार भी मिल पाएगा। इसी उम्मीद के साथ यह था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और वो घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की आप तक खबर पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद।